नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसका चैप्टर नंबर 1। और उस चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखिए, हम इस वीडियो में आज सीखेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने सबसे पहले कौन सा लिया है कि संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, संकलन अभिक्रिया क्या है या संयोजन अभिक्रिया क्या है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो देखिए समझते हैं। अब आपको करना क्या है, यदि संकलन अभिक्रिया करके एग्जाम में आए तो आप संकलन अभिक्रिया लिखना, और यदि संयोजन करके आए तो संयोजन। देखिए कैसे, तो हम समझेंगे वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संकलन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल। देखिए उदाहरण समझेंगे तो ये और देखो समझ में आएगा। जैसे देखिए ये CaO, ये है बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है आपका जल। इन दोनों ने आपस में मिलकर क्रिया करी और ये एक सिंगल पदार्थ बन गया CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें थोड़ी सी निकलती है ऊष्मा, तो इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ देखिए दो पदार्थ आपस में मिले और दोनों ने मिलकर एक सिंगल पदार्थ बना दिया, तो ये कहलाता है संकलन अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया समझ लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जो मैंने इसमें आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यह समझिए, आपके जो तत्व होते हैं वो बेटा कुछ ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, कुछ कम क्रियाशील होते हैं। तो जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो होते हैं ना, वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं और उसकी जगह खुद लग जाते हैं। अब देखिए इसको हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल से। तो देखिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ विस्थापन अभिक्रिया का। देखिए समझिए यहाँ से, जैसे ये है Fe + CuSO4, ठीक, और सामने जाके क्या बन गया FeSO4 + Cu। आप कहोगे सर हमारी समझ में तो आया नहीं। देखिए मैं अभी आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा अभी तुरंत। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे देखिए ये है Fe, ठीक, ये यहाँ पे बिल्कुल अलग घूम रहा है लोहा। ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब देखिए ये जो Cu है यहाँ पे SO4 के साथ दिख रहा है आपको। अब जो Cu होता है ना वो कम क्रियाशील होता है, जबकि जो लोहा क्या है वो ज़्यादा क्रियाशील है। तो इस Fe ने क्या करा है, Cu को हटा दिया और SO4 के साथ देखो खुद लग गया, और ये जो बेचारा Cu है ना वो अलग हो गया, यानी कॉपर। कुल मिलाकर जैसा आपने देखा होगा, आपकी कभी मान लो प्रार्थना चल रही है, कोई हरामखोर बालक आया, उसने किसी सीधे बच्चे को आके हटा दी, उसकी जगह खुद आके बैठ गया। तो ये इस तरीके से होता है कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। दोबारा देख लो, Fe अलग था यहाँ पे, यहाँ CuSO4 है, तो इसने Fe ने Cu का स्थान ले लिया और Cu को देखो अलग कर दिया, तो SO4 के संग कौन लग गया, Fe। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आज जानते हैं, इसको लोहा कहते हैं, इसको आयरन भी कहते हैं और फेरस भी कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट, और ये आपका कॉपर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमने क्या समझाने का प्रयास किया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा इसका कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए कैसे है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स। और आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं उपचयन अपचयन क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, उपचयन का मतलब है बेटा किसी भी तत्व के संग क्या करना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का अलग होना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए एग्जांपल जैसे ZnO, ठीक, और प्लस इसके संग कौन जुड़ा, कार्बन, तो यहाँ से बढ़ गया Zn + Cu। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए ये कार्बन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन हो गया ऐड, तो इसका तो हो गया उपचयन।
अब यहाँ देखो Zn के संग ऑक्सीजन है और यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो इसका हो गया अपचयन। अब चूंकि इसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एक दूसरा नाम होता है उपचयन, अपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी एक साथ होता है। ठीक है, अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं ऊष्माक्षेपी कैसे लिखा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखो मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और उसको होने के बाद उसमें से ऊष्मा निकल रही है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो वो कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए ये एग्जाम्पल है आपके सामने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। कैसे? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O और सामने बन जाता है COH का होल ट्वाइस प्लस निकलती है ऊष्मा। एक होगी तो हमने अभी सीखा था, बिल्कुल सीखा था। देखिए कैसे, ये है CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना। ये आपको मैं बता दूं, आपके बचपन में आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में ना कलौ लेके आते थे सफ़ेद रंग की, और उसको पानी में मिला के गर्म करते थे, तब दीवारों में पुताई होती थी। लेकिन आज के ज़माने में तो डिस्टेम्पर चल गया अभी हर जगह, है ना। तो आप इसको करके देख सकते हैं। आप चूना आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसमें पानी मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, COH का होल ट्वाइस मिलेगा प्लस बहुत सारी क्या मिलेगी, ऊष्मा। इसलिए तुमने देखा होगा कभी इसमें प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं डालते थे उसको। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का बर्तन पिघलने का, गलने का डर रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऊष्मा मिलती है, गर्म हो जाता था वो। तो किसी परात में, किसी पीपे में या किसी लोहे के बर्तन में क्या करते थे, उसको डालते थे। तो इसको क्यों कह रहे हैं हम ऊष्माक्षेपी, समझ गए? क्योंकि बेटा इसमें से क्या हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। अब देखिए अगला सीखते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सिंपल है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है। देखिए जब ऊष्मा निकले किसी अभिक्रिया में से तो ऊष्माक्षेपी, और जब ऊष्मा का उसमें अवशोषण हो अर्थात ऊष्मा घट जाए या ऊष्मा उसमें से कम हो जाए तो वो कहलाती है ऊष्माशोषी। जैसे आप नहा के आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो नहाने के बाद हम क्या करते हैं, तौलिया से अपने शरीर को पोंछते हैं। तो तौलिया क्या करती है, हमारे शरीर पे जो पानी होता है उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, उसको सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। उसी प्रकार से जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो वो कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उदाहरण देखेंगे जैसे N2 प्लस O2, जब इनकी क्रिया होती है तो 2NO होता है, और इसमें से 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है एक बार में, 45 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। अब देखिए हम सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, संक्षारण। इस पर बेटा टिप्पणी लिखने को आती है बोर्ड के अंदर। ये अक्सर 2 नंबर में या कई बार 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, कैसा आता है सवाल कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए संक्षारण है क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया करके। देखिए, तो वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु के या वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रसायनों से क्रिया करके धीमे धीमे नष्ट हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहलाती है। देखो मैं दोबारा बताऊँ, जैसे वायु के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, या मान लो जो अम्ल है या कोई भी चीज़ है, तो जो धातु होती है ना हमारी, वो धीमे धीमे इन सब चीज़ों से क्रिया करके ना नष्ट होने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं, खराब होने लग जाती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और ये प्रक्रिया एकदम नहीं होती, इसमें समय लगता है ना। जैसे उदाहरण देख लें, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, या कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना आदि, ये सभी काय के एग्जाम्पल हैं, संक्षारण के। ठीक है, अब आपको लग रहा है कोई लोहे की चिल्ली आओगे आप एकदम गल जाएगी, बिल्कुल नहीं गलेगी, समय लगता है, साल 6 महीने का जो भी समय होता है ना। तो संक्षारण का मतलब है धातु का विभिन्न प्रकार की चीज़ों से क्रिया करने के बाद क्या हो जाना, गल जाना। क्रिया किनसे करेगी, या तो ऑक्सीजन से करेगी, या नमी से, पानी इत्यादि से। तो ये होता है संक्षारण के एग्जाम्पल। अब सवाल ये है कि संक्षारण से बचा कैसे जाए, तो देखो इसके आगे सिखाते हैं हम तुम्हें संक्षारण से बचने के उपाय। तो देखो संक्षारण से बचने के हमारे कौन कौन से मुख्य उपाय हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तो देखो संक्षारण से बचने के कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला उपाय है पेंट करके।
आप वस्तुओं को पेंट अगर कर देंगे, खासतौर से ये लोहे के लिए यूज करा जाता है, तो वो वस्तु हमारी क्या होती है, ज़्यादा जल्दी नहीं गलती। जैसे लोहे की कोई चीज़ आप घर में लेके आए, आपके घर में मान लीजिए कोई गेट है या कोई लकड़ी का लोहे का सामान है, यदि आपने उस पर पेंट कर रखा है तो फिर वो जल्दी आसानी से नहीं गलेगा, समय लगेगा उसको, और तुम पेंट नहीं करोगे तो वो जल्दी गल जाएगा। तो संक्षारण से बचने का उपाय क्या है, सबसे पहला उपाय है पेंट कर दो उस पर, ठीक है। दूसरा, मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु कैसे भाई, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि चीज़ें जल्दी गल रही हैं, सड़ रही हैं, तो वैज्ञानिकों ने मिश्र धातु को बनाना शुरू कर दिया। मिश्र धातु बनाने से क्या होता है, जो हमारी धातु है वो गलती नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा आजकल तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल के पहिए आते हैं, पहले तान वाले पहिए होते थे वो गल जाते थे, अब आते हैं एलॉय व्हील। एलॉय मतलब मिश्र धातु, तो उसमें कई सारी धातुओं की मिलावट होती है, उसे तुम चाहे पानी में रात दिन सान के रखो, चाहे कितना भी गंदा रखो, लेकिन वो खराब नहीं होते, ठीक है। अगला है शुष्क स्थान पर रखकर। आप अपनी वस्तु को या धातु को ऐसी जगह रखो जहाँ पे कुछ भी गीलापन ना हो, शुष्क स्थान हो, मतलब नमी हो बिल्कुल ना हो, तो वो क्या होगी, आपकी नहीं गलेगी, ठीक है। वायु रोधी स्थान पर रखकर, ऐसी जगह रखो जहाँ पे वायु का संपर्क ही ना हो, हवा पहुंचे ही ना, तो भी वस्तु धातु हमारी क्या होगी, नहीं गलेगी, इसका मतलब उसका संचारण नहीं होगा। और पांचवा अगला एक उपाय है यसद लेपन करके। अब आप कहोगे सर ये क्या है, यसद लेपन का मतलब होता है बेटा, किसी भी चीज पर, ये खासतौर से लोहे की बनी चीजों पर होता है, तो इस पे क्या होता है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत, जिंक की। तो धातु को गलने से बचाने के लिए लोहे की चीजों को उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, Zn की, तो उसको बोला जाता है यसद लेपन। तो ये कुछ उपाय हैं, अगर हम इनको करेंगे तो हम अपनी धातु को क्या कर सकते हैं, संचारण से बचा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम कहते हैं विकृत गंधता। तो इसका क्वेश्चन कैसा आता है, विकृत गंधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए मैं समझाता हूँ क्या होती है विकृत गंधता। देखो पहले पढ़ना तो समझ जाते हैं। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखा जाए तो उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधता कहते हैं। कहने का मतलब है जो खाने पीने की हमारी चीजें होती हैं खासतौर से, और कौन सी चीजें, जो तेल से बनी होती हैं या वसा से बनी होती हैं, चिकनी चीजों से जो बनी होती हैं खासतौर से, तो अगर हम उन्हें ज्यादा लंबे समय तक रखें तो एक समय के बाद उनका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है, और उनमें जो स्मेल होती है वो भी बिगड़ जाती है। तो इसको कहते हैं विकृत गंधता। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए भाई, तो इससे बचने का क्या उपाय है, तो विकृत गंधता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को पैक करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस भर के पैक कर देते हैं। अब आप कहोगे सर केवल नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं, कोई अक्रिय गैस हम भर सकते हैं। अक्रिय गैस बहुत सारी है हमारे पास, तो कोई सी भी एक अक्रिय गैस को हम भर के अपनी खाने पीने की चीज को विकृत गंधता से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखो ऐसा समझो, जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपने मार्केट में से कभी कुरकुरे का पैकेट खरीदा होगा, या कभी चिप्स का पैकेट खरीदा होगा, या किसी नमकीन का पैकेट खरीदा होगा, तो हमें लगता है कि उसमें हवा भरी हुई है, जबकि हवा नहीं भरी होती, वो उसके अंदर भरी होती है नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी होती है, क्योंकि अगर वो बिना नाइट्रोजन गैस भर के पैक कर देंगे तो उसका जो टेस्ट है ना, वो 10-15 दिन के अंदर अंदर ही खराब हो जाएगा, और उसको भरने के बाद उसका टेस्ट कम से कम 5 या 6 महीने तक बिल्कुल सेम रहता है। तो ये क्यों उसमें ऐसा करा जाता है कि उसको हम विकृत गंधता से बचा सकें, अर्थात उसका जो टेस्ट है वो क्या ना हो, हमारा बिगड़े ना, खराब ना हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पैक करते समय नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमसे कह रहा है यसद लेपन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ यसद लेपन होता क्या है। तो पहले देखते हैं, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर क्या करते हैं, हम जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। तो जिंक की परत को चढ़ा देने की जो प्रक्रिया है वो हमारी कहलाती है यसद लेपन। समझ गए, यसद लेपन का मतलब है कि लोहे से बनी हुई चीज या इस्पात से बनी हुई चीज, इस्पात वैसे लोहे का ही एक पार्ट होता है, इसमें कुछ और चीजें मिक्स कर दी जाती हैं लोहे को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। तो उस पर जिंक की परत को चढ़ा दिया जाता है जिससे कि उस पर जंग ना लगे, वो गले ना, सड़े ना, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। तो इस पर टिप्पणी लिखने को कई बार पेपर में आ जाती है। देखिए एक क्वेश्चन देखो, ये वाला भी कई बार बोर्ड में देखा गया है कि लेड नाइट्रेट
रेट का सूत्र लिखिए। तो बेटा लेड नाइट्रिक एसिड होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो ये वाला है यहाँ से, ये भी एक दो बार कभी विकल्प में आ जाता है, कभी वैसे ही पूछ लिया जाता है कि जिंक धातु की क्रिया किसी अम्ल से कराने पर कौन सी गैस हमको प्राप्त होती है? तो हमको प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यदि हम किसी अम्ल की क्रिया किससे करा दें? जिंक धातु से, तो हमको कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए कुछ पिछले 1-2 साल से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे ये है Zn प्लस H2SO4 और सामने बना है ZnSO4 प्लस H2 और कह देगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन विकल्प में ही मिल सकता है आपको, वैसे ही मिल जाएगा। और कई सारे ऑप्शन दे देगा कि विस्थापन अभिक्रिया है या योगात्मक अभिक्रिया है या कौन सी है। तो ये है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। क्यों विस्थापन है देखिए मैं आपको समझाऊं। जैसे कि यहाँ देखो Zn है, यहाँ H2SO4 है, तो SO4 के संग कौन है? यहाँ H2 और Zn यहाँ अलग है। अब Zn ने क्या करा? H2SO4 को हटा दिया, सॉरी H2 को हटा दिया, किन के संग से? SO4 के संग से। और देखिए खुद लग गया यहाँ पे किसके संग? SO4 को, और H2 को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो जैसा कि भी मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं, उसके स्थान पर खुद लग जाते हैं, तो वो अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन। तो ये भी क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए अगला, जैसे एक क्वेश्चन देखो ये वाला, ऐसे कई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं अब इस टाइप के। जैसे Fe2O3 प्लस 2Al और सामने बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें भी सेम कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ Fe2O3 है, यहाँ 2Al है, तो O3 के संग कौन है? यहाँ पे Fe है, ये Al अपना अलग है। अब Al ने क्या करा? Fe को हटा दिया, खुद उसकी जगह आगे Fe को अलग कर दिया। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो नॉर्मल, लेकिन आ जाता है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? अब पता है बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? बच्चे लिख देते हैं कि जंग से बचाने के लिए। हालांकि ये गलत जवाब नहीं है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से आपको लिखना चाहिए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट संक्षारण से बचाने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? संक्षारण से बचाने के लिए, जिससे कि वो वस्तु हमारी क्या ना हो, जल्दी जल्दी ना गले। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे फिर से देखिए उसी टाइप का लगभग सवाल है कि Zn प्लस CuSO4 और सामने बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu। तो फिर से पूछ लिया कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। तो आपको फिर दिख गया होगा ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये वाला भी 1-2 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया और यहाँ से रिलेटेड कई सवाल एग्जाम में देखिए कैसे आते हैं, मैं समझाता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए। एक तो क्वेश्चन ये आता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की समीकरण होती है 6CO2 प्लस 12H2O और इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, क्लोरोफिल उसके पत्तों में होता ही है। और क्या बनता है सामने? 6H12O6। ठीक, और प्लस 6O2 बनते हैं, सॉरी 6H2O बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल बनते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और 6 जो है जल और 6 ऑक्सीजन। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं स्वयं। अब देखिए यहाँ से इसके अलावा देखिए और कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है कि जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है उत्पाद के रूप में, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो उसका आंसर है जल से। कहाँ से प्राप्त होती है? जल से। एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसमें 3 उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि पेड़ पौधों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? तो आप कहोगे सर क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल जो है जिसकी वजह से पेड़ पौधों के पत्तों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि भाई कौन कौन से 2 पदार्थ हैं जो अभिकारक के रूप में काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, यानी कौन कौन से पदार्थ हैं जिनकी हमें पड़ती है जरूरत। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अगर ये चारों चीजें मौजूद हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है CaCO3 और इस पर ये गर्म करने का चिन्ह लगा हुआ है, सामने बन रहा है CaO प्लस CO2। अब ये कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो
तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये है अपघटन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम होता है वियोजन अभिक्रिया। ये क्या होती है मैं आपको बता दूं। देखिए, जब कोई एकल पदार्थ किसी कारण से दो या दो से ज्यादा पदार्थों में टूट जाता है तो वो कहलाती है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है विद्युत अपघटन, एक होता है ऊष्मीय अपघटन और एक होता है प्रकाश अपघटन। मतलब जब विद्युत की वजह से दो जगह टूटे तो विद्युत अपघटन, प्रकाश की वजह से टूटे तो प्रकाश अपघटन और ऊष्मा की वजह से टूटे तो ऊष्मीय अपघटन। तो ये कौन सा अपघटन है? ऊष्मीय अपघटन, अगर इसका प्रकार पूछा जाए तो। ठीक है, अब देखिए यहां से 1-2 क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से हर साल एक समीकरण को संतुलित करने का सवाल हर बार दे रहा है पेपर में, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर थोड़े से भी आपको समझ में आ जाए तो। देखिए जैसे ये सवाल है, निम्न की संतुलित समीकरण लिखिए। हिंदी में लिख कर दे रखा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और ये जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ऐसे करके देगा और आपको संतुलित समीकरण लिखवाएगा। तो देखिए जिंक यानी Zn, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO और तेल क्या बनाना है? जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस सिल्वर। अब आपको दिखना क्या है यहाँ पे कि ये समीकरण बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस मतलब जितने मॉलिक्यूल इधर हैं उतना ही मान उधर। जैसे देखो कैसे, देखो Zn इधर 1 है, इधर भी Zn 1 है। ठीक है, अब Zn बराबर हो गया। अब आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो देखो इधर है 2Ag, अब इधर हमारा 1 Ag, तो हमने यहाँ पे 2Ag हो गए। ये मैं बता दूंगा आपको कैसे समीकरण बैलेंस करते हैं। और जैसे ये देखो NO2 है यहाँ पे, O भी 2 है, तो यहाँ पे देखेंगे आप N2 हो गए और O कितने हो गए? यहाँ पे 3 यहाँ है और 2 यहाँ, 6। अब यहाँ पे बनेंगे तो इस तरीके से पूरी क्या हो जाएगी समीकरण हमारी? बैलेंस। तो कई बार समीकरण बैलेंस करने को भी लिखने को आ जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो 17 ये वाला है कि निम्न रासायनिक समीकरण को क्या करिए? संतुलित कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार आया है। क्या है समीकरण? है Fe प्लस H2O और 3 लगा के बन गया Fe3O4 और प्लस कौन? H2। तो इसको बैलेंस करने को कहता है कि समीकरण को क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, हालांकि यहाँ तो मैंने केवल आंसर लिखा हुआ है, इसको देखो करते कैसे मैं आपको करके समझाता हूँ। देखिए जैसा देखिए मेरे पास समीकरण ई तो है तुम्हारी, ठीक है, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ समीकरण को पहले, तो ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। हाल समीकरण है हमारी, जैसा कि आपको दिख रहा है Fe प्लस H2O और सामने बन रहा है Fe3O4 और प्लस H2। अब इस समीकरण को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे देखिए समीकरण को बैलेंस करेंगे? पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे पहचानते हैं कि समीकरण हमारी बैलेंस है या नहीं है। देखिए यहाँ Fe कितने हैं हमारे? 1, इधर Fe कितने हैं? 3। तो सबसे पहले हमने क्या करा? यहाँ 3Fe लगा दिया, ठीक, और प्लस हमने H2O कर दिया और ये हो गया Fe3O4 और प्लस H2, यहाँ भी हमने 3 कर दिए। अब आप चेक करो, यहाँ देखिए 3 Fe हो गए, इधर भी 3 Fe हो गए, बिल्कुल Fe बराबर हो गए। अब और देखो H2 इधर 1 है, इधर भी H2 1 है, ठीक है, ये भी सही है। इधर देखेंगे आप तो O कितनी है? 4, जबकि इधर O कितना है? 1। तो अब क्या करना है अगले स्टेप में? 3Fe, इसको कर देना है 4H2O। कितना कर देना है? 4H2O। अब देखेंगे इधर Fe3O4 और प्लस कौन? H2। अब आप फिर चेक करें कि सब कुछ बराबर है। देखो 3Fe बिल्कुल, Fe3 बिल्कुल, 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, लेकिन अब 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, जबकि इधर हाइड्रोजन कितने? 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक काम और करना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे क्या कर देना लगाना पड़ेगा? 4, क्योंकि इधर भी क्या चाहिए हमें? 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2 और ये सामने बन जाएगा Fe3O4 और ये हो जाएंगे बेटा 4H2। अब अगर आप चेक करोगे तो इसमें एक एक चीज दोनों तरफ क्या है? बराबर है। देखिए संतुलन का मतलब है कि जिधर तीर से इधर मान जितना होना चाहिए उतना ही इधर, यानी उत्पाद और अभिकारक अभिकारक और उत्पाद बिल्कुल क्या हो? बराबर हो, कोई भी कम ना हो। समझ में आ गई बात? तो देखिए मैं आपको दिखा दूं एक बार यहाँ से। तो ये समीकरण हमारी संतुलित देखो कैसे थी, ये 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, समीकरण संतुलित करने वाला सवाल जब भी आए कि जितना मान इधर है उतना ही मान इधर होना चाहिए। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन हर साल संतुलन करने वाला पेपर के अंदर जरूर आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतने रहने देते हैं। हमने देखिए
मैंने इसमें ये प्रयास किया है कि जो क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, मैंने इसमें वो शामिल करने का प्रयास किया। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन बना दिए यही बोर्ड में आने वाले हैं, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है थोड़ा सा, तो जो मैंने आपके संग साझा किया है। अच्छा, वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि इस वीडियो को क्या कर दिया करें, आप शेयर कर दिया करें, लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करें, और जो कक्षा 10th वाले बच्चे हैं उन तक जो ना पहुंचती हो वीडियो तो उनको शेयर कर दिया करें। ठीक है, बाकी मैं आगे देखता हूँ अगले चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं आपको बनाऊंगा, और हमारे चैनल पे गणित की क्वेश्चन भी हमने सब करा रखे हैं, मैथ की बहुत सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देख लिया करो आप, और आपके जो साथ वाले बच्चे उनको प्लीज़ बता दिया करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।